हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। वर्धन वंश या पुष्य भूति वंश से संबंधित ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्धन वंश या पुष्य भूति वंश की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस दिए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वर्धन इस वंश का संस्थापक था और उसी के नाम पर यह वंश पुष्यभूति वंश के नाम से विख्यात हुआ था। बाणभट्ट के हर्षचरित्र में इस वंश का उल्लेख मिलता है। इसकी जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी। थानेश्वर हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्धन वंश की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो वर्धन वंश की जो स्थापना हुई थी वो ऑप्शन ए, थानेश्वर। थानेश्वर हरियाणा में स्थित है और यहीं पर पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। गुप्त राजाओं की दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने पूर्वी पंजाब, जो वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है, में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी तथा थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्धन वंश के किस शासक ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज एवं हूड़ हरिण केसरी जैसी उपाधियां धारण की थी? तो वर्धन वंश का वह शासक जिसने ये सारी उपाधियां धारण की थी, परम भट्टारक, महाराजाधिराज और हूड़ हरिण केसरी, तो वो व्यक्ति था ऑप्शन ए, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा में सर्वोच्च वृद्धि की थी और इसी ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, हूड़ हरिण केसरी जैसी उपाधियां धारण की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रभाकर वर्धन। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्धन वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? तो वर्धन वंश का जो सर्वाधिक प्रतापी शासक था वो था ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था और इसका जो जन्म था वो 591 ईस्वी के लगभग हुआ था। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली थी और इसने ये एक अच्छा नाटककार भी था। इसने कई पुस्तकों की रचना की थी। हुइनसांग इसी के शासनकाल में भारत आया था। तो ये जानकारी थी हर्षवर्धन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्धन वंश के किस राजा ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली थी? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया है, आप समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा, हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई था जिसका नाम था राजवर्धन, राजवर्धन की हत्या कर दी थी गौड़ नरेश शशांक ने, जो बंगाल का एक महान हिंदू राजा था। तो जब उसकी हत्या कर दी तब हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा और इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो अंतिम बौद्ध राजा था ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन केवल एक बौद्ध राजा ही नहीं था, ये एक शिव भक्त और विष्णु भक्त भी था तथा ब्राह्मणों को, विद्व भिक्षुओं को बहुत से ग्राम अनुदान देता था और दान भी देता था। और ये भी कहा जाता है कि ये प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों को और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को खाना खिलाता था। और ये एक अच्छा लेखक था और कुशल कवि एवं नाटककार भी था। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये हर्षवर्धन द्वारा लिखे हुए कुछ नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। ये हर्ष के दरबारी कवि थे और इन्होंने कादंबरी और हर्षचरित की रचना की थी। कादंबरी था, ये कादंबरी को हम पहला एक उपन्यास मान सकते हैं। तो हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी तीर्थयात्री भारत आया था वो था ऑप्शन डी, हुएनसांग। हुएनसांग
भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। और ये क्यों आया था? इसने चीन में बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सी पुस्तकों को पढ़ा था और इसके लिए उसने चीन की भी बहुत यात्रा की थी, परंतु उसके बारे में कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनको वो जानना चाहता था, इसलिए इसने भारत की यात्रा की थी और ये भारत में लगभग 15 वर्ष तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक कहा जाता है, वो कहा जाता है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि इसने 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन अपने शासनकाल में कराया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन, जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी और ये 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और एक बहुत अच्छे कवि थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से, जो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित बादामी के निकट स्थित है और ये बहुत ही प्राचीन स्थान है। इसे ऐहोल और आईहोल के नाम से भी जाना जाता है। यहां से 634 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो पुलकेशिन द्वितीय का लिखवाया गया एक संस्कृत में अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 12 है, परम भट्टारक, महाराजाधिराज आदि उपाधियां किस शासक ने धारण की थी? तो परम भट्टारक, महाराजाधिराज आदि जो उपाधियां धारण की थी, ये की थी ऑप्शन सी, हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का एक सर्वाधिक प्रतापी राजा था और इसने प्रियदर्शिका, रत्नावली आदि पुस्तकों की, जो एक नाटक थे, उनकी रचना की थी। क्योंकि हर्षवर्धन निसंतान राजा था, इसके बाद में इसका कोई भी जो है पुत्र नहीं हुआ, या ये कह सकते हैं कि इसके बाद पुष्यभूति वंश का ही अंत हो गया। तो ये उपाधियां जो धारण की थी वो की थी ऑप्शन सी, हर्षवर्धन ने। सकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? सकलोत्तरापथनाथ का अर्थ होता है उत्तर पथ का स्वामी, क्योंकि हर्षवर्धन ने जो अपना राज्य स्थापित किया था ये उत्तरी भारत में स्थापित किया था। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने इसके विजय पथ को रोक दिया था, क्योंकि जो दक्षिण की जो शक्ति थी वो पुलकेशिन द्वितीय था, उत्तर की जो शक्ति थी वो हर्षवर्धन था। तो दोनों के बीच में टकराव तो होना ही था, तो उसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। ऐसा उसके ऐहोल अभिलेख में इस बात का जिक्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। उत्तरी पथ का स्वामी कहा जाता है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन को। क्वेश्चन नंबर 14 है, हुएनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। हुएनसांग ने हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा है। हर्षवर्धन के कई सिक्के मौखरी शासकों के सिक्कों के साथ बेटोरा देश से प्राप्त हुए हैं, जिसमें हर्षवर्धन का शीलादित्य नाम से उल्लेख मिलता है। तो शीलादित्य किसे कहा है हुएनसांग ने? हर्षवर्धन को। ऐसा ये जो जिक्र मिला है वो हुएनसांग के वर्णन में मिला है। क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन ने। उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन हर्ष ने किया था। हर्ष ने लगभग 41 वर्ष तक शासन किया था और बाणभट्ट के हर्षचरित में यह जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शशांक, गौड़ नरेश शशांक।
जिसने हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या कर दी थी, और बाद में हर्षवर्धन ने यहाँ आक्रमण किया और शशांक की उसने शशांक को पराजित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को ऑप्शन सी नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया था। ये जो बात मिलती है ऐहोल अभिलेख से मिलती है, जो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा कर्नाटक के बीजापुर में ये ऐहोल अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था, लिखवाया गया था। तो यहीं से ये जानकारी प्राप्त होती है और ये संस्कृत में लिखा हुआ है। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण शहर था वो था ऑप्शन सी कन्नौज। कन्नौज को उसने अपनी राजधानी बनाया था। वास्तव में हर्ष ने 2 राजधानियां बनाई थी, एक थानेश्वर था और एक कन्नौज था। तो कन्नौज हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्ष की जो जीवनी लिखी थी वो थी ऑप्शन बी बाणभट्ट। हर्षचरित के नाम से बाणभट्ट ने जो है ये हर्ष की जीवनी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां आयोजित करता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रयाग। हर्ष ने कन्नौज एवं प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था और प्रयाग में जो सभा आयोजित होती थी उसको मुच प्रसद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उसका विवाह हुआ था ऑप्शन बी मोखरी नरेश गृहवर्मा से। मोखरी नरेश गृहवर्मा से इसकी बहन राजश्री का विवाह हुआ था। इसको गृहवर्मन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हर्षवर्धन के अग्र राजवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? तो हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई था वो था राजवर्धन। तो इसकी हत्या किसने की थी? इसकी हत्या की थी ऑप्शन बी गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से इसकी हत्या कर दी थी। राजश्री जो हर्षवर्धन की बहन थी, इसको बंदी बना लिया था शशांक ने। उसी को छुड़ाने के लिए राजवर्धन जो उस आक्रमण करने वाले थे, परंतु शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की गई थी। हर्ष के लेखों एवं राज्यारोहण की जो 606 ईस्वी जो जिक्र है, जो लिखा हुआ है, उसके अनुसार हर्ष संवत इसी समय से प्रारंभ हुआ मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्यकुब्ज किस नगर को कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कन्नौज। कन्नौज को कान्यकुब्ज कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 है, हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो हुएनसांग ने जब भारत में यात्रा की थी उस समय जो उसने अपनी पुस्तक में उस नगर का जिक्र किया है वो था ऑप्शन ए वाराणसी। वाराणसी हुएनसांग के समय या हर्षवर्धन के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? तो कवि बाणभट्ट
हर्ष के दरबार में थे और जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। तो ये ऑप्शन ए, ये पाटलिपुत्र के निवासी थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 28 है, नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद जो पुस्तक लिखी है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक अपने आप में एक कवि और एक अच्छा नाटककार था। नागानंद यानी नागाओं का आनंद, नागाओं का आनंद, ये पुस्तक लिखी है हर्षवर्धन ने। इस पुस्तक में जीमूत वाहन जो एक राजकुमार हैं, उन्होंने गरुड़ के लिए, सर्पों की रक्षा के लिए और गरुड़ के लिए जो अपने शरीर का त्याग किया है, तो ये उसमें कहानी है जो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां किया था? तो सम्राट हर्षवर्धन ने जो 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का जो आयोजन किया था, वो किया था ऑप्शन ए, कन्नौज और प्रयाग में। कन्नौज और प्रयाग में जो है इन्होंने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जो तीनों नाटक लिखे हैं, ये लिखे हैं ऑप्शन डी, हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रभाकर वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था और राजस्थान पर अधिकार किया था। इसको गुर्जर प्रजागर यानी गुर्जरों की नींद हराम करने वाला भी कहा जाता था। इस उपाधि से भी जो है इसको बोला जाता था, गुर्जर प्रजागर। क्वेश्चन नंबर 32 है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहां का शासक था, जिसने नर्मदा के तट पर पराजित किया था? तो ये था ऑप्शन ए, वातापी या बादामी। वातापी या बादामी ये कर्नाटक में स्थित है। तो ये पुलकेशिन द्वितीय वातापी यानी बादामी का शासक था, जिसने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को पराजित किया था। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो 641 ईस्वी में जो राजदूत भेजा था, ये भेजा था ऑप्शन डी, हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक दूत भेजा था और इसके जवाब में चीनी सम्राट ताइत्सुंग ने चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो वह चीनी यात्री जिसे यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है या शाक्य मुनि कहा जाता है, यह है ऑप्शन बी, हुएनसांग। हुएनसांग क्योंकि इसने भारत में यात्रा की थी और 15 वर्ष तक भारत में निवास किया था, तो इनको वर्तमान शाक्य मुनि या यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। हुएनसांग भारत में लगभग कितने साल रहे? अभी मैं बता चुका हूं लास्ट क्वेश्चन में। तो हुएनसांग थे ये भारत में ऑप्शन सी, 15 वर्ष रहे। ये चीन में भी इन्होंने भ्रमण किया था और जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें उनके बारे में इन्होंने कुछ संदेह था, कुछ प्रश्न थे, तो उन्हीं के निवारण के लिए भारत आए हुए थे। तो ये 15 वर्ष तक रहे थे। हुएनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? तो हुएनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने जो महासभा का आयोजन करवाया था, ये करवाया था, इसका आयोजन कराया था ऑप्शन ए, कन्नौज में। बौद्ध धर्म के महायान जो इसकी एक शाखा है उसके प्रचारार्थ एवं
ह्वेनसांग के का लाभ लेने के लिए हर्षवर्धन ने कन्नौज में उसके सम्मानार्थ इस महासभा का आयोजन कराया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 37 है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय जो दिया जाता है, ये दिया जाता है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन को। हालांकि ये कहीं भी उल्लेख नहीं है, परंतु क्योंकि हर्षवर्धन से संबंधित एवं कुंभ मेला इलाहाबाद में जो आयोजित होता है उससे संबंधित कुछ तथ्य प्राप्त हुए हैं, इसी के आधार पर यह माना जाता है कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है, इसको 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे, और जिसकी स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी, किसने की थी? गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने की थी। तो इसे दिए थे ऑप्शन डी, हर्षवर्धन ने। ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सही सुमेलित है? कुछ ऑप्शंस दिए हैं। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, तो ये भी सुमेलित है। सेनाद महासेनापति, ये भी सुमेलित है। और कुंतल सेनापति अश्वसेना, तो ये तीनों ही सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अवंती हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री का नाम था, सेनाद उसका महासेनापति था, और कुंतल जो है बोला जाता था वो सेनापति था, वो अश्वसेना का था। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान को क्या कहा जाता था? तो ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता था उसको कहा जाता था ऑप्शन ए, अग्रहार। अग्रहार ब्राह्मणों को दिए जाने वाला दान जो अन्न के रूप में या वस्त्रों के रूप में हो सकता था, उसको कहा जाता था। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूं ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।